Hello friends, welcome to Affairs Cloud Learn to Lead. Today we will discuss 27th of August 2020 करंट अफेयर्स. इट मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो 27 अगस्त के हैं वो आज की इस वीडियो में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे. माई सेल्फ आशीष बांसल, और हम इस वीडियो को इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे. अगर आप ऐसी पीडीएफ्स में करंट अफेयर चाहते हैं तो आप हमारे करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो. हमारे पीडीएफ करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो affairscloud/करंट अफेयर्स. एंड आपको क्या मिलेगा इसके अंदर? आप डेड वाइज करंट अफेयर आपको मिलेंगे, वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे, इवन मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेंगे. और साथ ही साथ ये हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी जो है अवेलेबल हैं. तो आप इसको बहुत ही मिनिमल प्राइस पे जो है वो क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो. 2020 की पीडीएफ प्लान जो है वो साइट पे अवेलेबल है, और अगर आप उसमें 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरे नाम से कोड को यूज कर सकते हैं. ASH10 के नाम से जो है वो क्या कर सकते हो, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं हम 27 अगस्त 2020 के करंट अफेयर. और गाइस, इस बार आपकी हेल्प चाहिए. 300 लाइक्स वीडियो जो है वो चाहिए ही चाहिए हमें, क्योंकि अगर आपको ऐसी ही वीडियो जो है और भी चाहिए, हम और भी टॉपिक्स पे बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट हमें 300 लाइक्स जो है वो चाहिए, तो ही जो है वो हम ग्रो कर पाएंगे, और आपकी सपोर्ट के बिना ये हो नहीं पाएगा. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. विच स्टेट और यूटी टॉप द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? तो गाइस, न्यूज से पता लग रहा है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो यहाँ पे पब्लिश किया गया. नाम से पता लग रहा है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के लिए कि कितने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वो स्टेट है, तो किसको पहला रैंक जो है वो इसके अंदर दिया गया है. तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं. मैं आपको 5 सेकंड का टाइम पीरियड दे रहा हूं. फटाफट आप आंसर बताओगे कि इसका क्या होगा. हाँ जी, फटाफट इसका आंसर आ जाना चाहिए मेरे पास. और इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन, दैट इज गुजरात. जो सी के साथ थे वो सही है बिल्कुल आंसर. आप देख सकते हो यहाँ पे कि नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को क्या किया है, पब्लिश किया है, और गुजरात ने पहला रैंक जो है वो इसमें क्या किया है, हासिल किया है. इसमें और भी कैटेगरीज हैं, लाइक कोस्टल स्टेट्स की कैटेगरी है इसमें अगर आप देखोगे हिमालयन स्टेट्स की अलग से कैटेगरी है. मैं सबके बता दूंगा, लेकिन आपने जो याद रखना है वो बेसिकली कौन सा याद रखना है, आपने याद रखना है ओवरऑल इंडेक्स जो है वो याद रखोगे. तो अब देखोगे ये नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया गया, और ऐसा पहली बार हुआ था कि ये प्रिपेयर किया गया हो एक्सपोर्ट से रिलेटेड. और किसके साथ मिलकर प्रिपेयर किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जो है वो रिलीज किया है. ये फर्स्ट रिपोर्ट है जो कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताती है कि कल को अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स वहां पे और ओपन करने हैं तो हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते. ये रैंक जो निकाला गया है वो 4 पिलर्स और 11 सब पिलर्स के बेस पे निकाला गया है, जिसमें 4 पिलर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उस स्टेट की पॉलिसी मेकिंग क्या है एक्सपोर्ट के लिए, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, लोग वहां पे बिजनेस ओपन करना चाह भी रहे हैं या नहीं चाह रहे, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम क्या है, क्या वहां पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं जहां से एक्सपोर्ट हो सकते हैं, या उस स्टेट की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो है वो क्या रही है, उसके हिसाब से सारी चीजें जो है वो चेक की जाती हैं. तो इसका मतलब है ये जो ईपीआई इंडेक्स है हमारा 2020 का जो नीति आयोग ने पब्लिश किया है, इससे हम ट्रू पोटेंशियल देख सकते हैं किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की कि बेसिकली वो कैसी है. तो मैं आपको रैंक्स बता देता हूँ फटाफट इसके अंदर. ओवरऑल रैंकिंग में गुजरात पहले नंबर पे है. कोस्टल स्टेट्स में भी गुजरात जो है वो पहले नंबर पे है. हिमालयन स्टेट्स में उत्तराखंड जो है वो हिमालयन स्टेट्स में पहले नंबर पे है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे. लैंडलॉक स्टेट्स में राजस्थान आगे है. लैंडलॉक स्टेट्स में राजस्थान जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में सबसे पहले नंबर पे है. और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली जो है वो सबसे आगे है. यूटीज में दिल्ली. एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ. कोस्टल स्टेट्स में गुजरात, ओवरऑल रैंकिंग में भी गुजरात है. हिमालयन स्टेट्स में उत्तराखंड आ जाएगा आगे, और इसके बाद लैंडलॉक स्टेट्स में राजस्थान, ये लैंडलॉक स्टेट्स में होगा, और यूटीज में दिल्ली जो है वो सबसे आगे है. तो आप अपनी अपनी स्टेट के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो. ओवरऑल इंडियन कोई भी अगर आप नेशनल लेवल पे एग्जाम देते हो तो आपको ओवरऑल रैंकिंग जो है पूछी जाएगी. क्लियर? चलो नेक्स्ट न्यूज के ऊपर बढ़ते हैं. तो अगली न्यूज है हमारे पास. वोमेन ऑफ विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ लोन बेनिफिट्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? नाउ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सबको पता है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाता है. 3 कैटेगरी के अंदर जो है वो ये पैसा आपको दिया जाता है. वो तीनों कैटेगरीज जो है मैं आपको बताऊंगा कि शिशु लोन है, किशोर लोन है, या तरुण लोन है. उसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा जो है वो वुमेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इसके अंदर. आपने बताना है वो कौन सी स्टेट की वुमेन है जिन्होंने टॉप किया है. तो आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट आप आंसर बताओगे. क्या आंसर होगा इसका? हाँ जी, 5 सेकंड का टाइम पीरियड आपको दे रहा हूं, आंसर बताओगे, और आपके 5 सेकंड जो है वो ओवर होने वाले हैं. आंसर क्या होना चाहिए? आंसर आपके पास क्या है? दैट इज तमिलनाडु. तो आंसर क्या है आपके पास? बी ऑप्शन, दैट इज तमिलनाडु.
तो आप यहाँ पे देख सकते हो तमिलनाडु वुमेन टॉप द लिस्ट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सबसे ज्यादा पैसा जो है वो तमिलनाडु को दिया गया है, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल को, तीसरे नंबर पे कर्नाटका को, चौथे नंबर पे बिहार पे और पांचवें नंबर पे महाराष्ट्र। तो अगर आप देखोगे इसमें से जो चार स्टेट्स हैं वो तो कोस्टल स्टेट्स ही हैं, मतलब अगर आप देखोगे पहले पे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल, ये तो सारी की सारी हमारे पास क्या है, कोस्टल स्टेट्स हैं। सिर्फ एक ही स्टेट है जो नदर्न स्टेट है, वो कौन सी है, बिहार। बाकी सारी जो है वो सदर्न स्टेट्स के अंदर काउंट आप कर सकते हो। और इसमें एक और हैरानी वाली बात है कि ये पांचों स्टेट्स जो हैं वो 52% लोन्स की अमाउंट जो है वो डिस्पर्स की गई है इन पांच स्टेट्स में, मतलब 52% पैसा जो है वो इन पांच स्टेट्स को ही दिया गया है जिसमें वुमेन जो हैं उनको पैसा मिला है। क्लियर? तो आपको याद रहेगा पहली स्टेट कौन सी है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर क्या था, ये 2015 को लॉन्च की गई थी और 10 लाख रुपए तक का लोन दिया गया था इसमें शिशु, किशोर और तरुण के नाम से। शिशु लोन की जो अमाउंट है वो 50,000 रुपए तक की है, मतलब सबसे छोटा लोन हो गया। किशोर जो है वो 5 लाख तक हो गया, मतलब मीडियम का हो गया। और फिर हमारे पास आ गया सबसे बड़ा, दैट इज तरुण, वो आ गया 10 लाख रुपए तक का लोन। तो आपने इस बात को याद रखना है यहाँ पे। तो तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप देख सकते हो, जैसे मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे, मुद्दुमलाई के नाम से आपने सुना होगा जरूर, मुद्दुमलाई। पॉइंट कैलीमोर, ये पूछा गया है पेपर के अंदर लास्ट टाइम आईबीपीएस के अंदर, पॉइंट कैलीमोर। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे, कोयम्बटूर के पास है तमिलनाडु में। नेक्स्ट कोडाईकनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यस, कोडाईकनाल है। और एक बहुत ही फेमस गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन पार्क भी है, जो कि एक रिजर्व लैंड भी है और साथ में साथ गल्फ ऑफ मन्नार नाम से एक मेरीन पार्क भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये ओडिशा की यूनिवर्सिटी है, साइंड ए पैक्ट ऑफ सेटअप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर टू प्रमोट स्पेस रिसर्च। ये पहली बार हो रहा है कि स्पेस रिसर्च के लिए जो है कोई इंक्यूबेशन सेंटर जो या इनोवेशन सेंटर जो है वो खोला जा रहा है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके जो है ये वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी जो उड़ीसा की है ये खोल रही है। तो आपने बताना है ये ऑर्गेनाइजेशन। 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5 सेकंड आपके खत्म होने ही वाले हैं और आप मुझे आंसर दोगे और आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया। और इसका आंसर क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टाई अप कर रही है वसूट इंस्टीट्यूट ऑफ उड़ीसा के साथ, ताकि स्पेस रिसर्च में लोगों को आगे बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए इसको। और इसका नाम क्या होगा, वसूट स्पेस इनोवेशन सेंटर, जो कि दोनों मिलके जो है वो खोलेंगे। यहाँ पे खास करके स्पेस रिसर्च से रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें, इसके लिए जो है वो काम किया जाएगा। इसरो इसमें कुछ फंडिंग भी कर रहा है, 50 लाख रुपए तक की फंडिंग जो है वो किसके द्वारा की जा रही है, इसरो के द्वारा की जा रही है। तो अपने याद रखना है कि किसके साथ जो है वो स्पेस रिसर्च के लिए जो है इंक्यूबेशन सेंटर या इनोवेशन सेंटर बनाया गया है। और इसरो का मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द चेयरमैन के सिवान। आप सबने देखा होगा, पिक्चर में भी देखा होगा, खास करके जब चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के टाइम पे था, मोदी जी वहां पे गए थे और हेडक्वार्टर जो है वो इसका बेंगलुरु कर्नाटका है। काफ़ी लोग इसको सतीश धवन सेंटर के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। याद रखना आपने, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो आंध्रा में है। वो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। इसरो का जो है वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में। चलो नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड न्यूज़ आप एक देख सकते हो यहाँ पे, इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स that is in Bengaluru, Karnataka, establish a optical telescope under Project Netar. Netar means drishti, that is the eye. So that's why its name is the Project Netar. This is the optical telescope network for space object tracking and analysis. That is the full form of the Netar, for tracking space objects. So telescope is used for what purpose? That is to tracking the space objects. That project name is the Netar. Now next question, which state signed a Japan India startup इनिशिएटिव टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन द स्टेट? ये देखो किसी स्टेट की तरफ से साइन किया जा रहा है कि जापान इंडिया जो स्टार्टअप इनिशिएटिव है उसका कोई स्टेट फायदा उठाए ताकि वो अपनी स्टेट में जो है वो स्टार्टअप खोल सके। तो स्टेट की तरफ से क्या होना चाहिए कि कुछ लैंड या कुछ पैसा जो है वो उसको दिया जाए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टअप जो है वहाँ पे खुले और एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, वहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेट की यहाँ पे बात हो रही है जो जापान इंडिया स्टार्टअप इनिशिएटिव के अंदर अपनी स्टेट के अंदर स्टार्टअप्स को जो है वो लेके आएंगे। फटाफट आंसर दोगे, 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, क्या आंसर होगा इसका?
आपके 5 सेकंड जो है वो पूरे होने वाले हैं, क्योंकि जिस टाइम पीरियड मैं बताता हूँ उसी टाइम पीरियड पे ये पूरे होने के कगार पे आ जाते हैं। और आपका आंसर क्या है इसका? कर्नाटका। यस, जिन्होंने कर्नाटका सोचा बिल्कुल सही आंसर सोचा है। आप देख सकते हो जापान जो कर्नाटका के सीएम हैं वो यहाँ पे जो है वो इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और आप देख सकते हो जो चीफ मिनिस्टर हैं वीएस येदुरप्पा, उन्होंने इंडो जो जापान बिजनेस कॉन्फ्रेंस है वो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके अंदर जो है वो हिस्सा लिया इन्होंने। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो है उन्होंने इतने एकड़ मतलब ऑलमोस्ट 500 एकड़ लैंड जो है वो जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जो कि कहाँ पे लगाया गया है, दैट इज द वसंतनरा सपूरा, वसंतना सपूरा नियर तुमकुर। तुमकुर इज वेरी फेमस फॉर द आयरन माइन, तुमकुर वेरी फेमस, टू इनेबल मोर जापानीज इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। मतलब इतनी लैंड जो है वो उन्होंने दी है ताकि अपना एक टाउनशिप जो है वो वहाँ पे आपका बना हुआ है, वहाँ पे जो है वो आप इन्वेस्ट करो और हम वहाँ पे स्टार्टअप्स जो हैं वो खोलेंगे। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगी। और इसी का फ़ायदा स्टेट ओडिशा ने भी उठाया है। स्टेट ओडिशा ने जो है वो ऑफर किया है कि हम भी कुछ लैंड जो है वो आपको इंडस्ट्रियल रेडी लैंड दे रहे हैं, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज को बनाया जा सकता है। तो ओडिशा गवर्नमेंट भी जो है वो इसका बन सकती है अगर ये अप्रूवल उनका अप्रूव हो जाता है। तो अपने कर्नाटका के बारे में याद रखना है, गवर्नर जो हैं वो कौन है, दैट इज वाजूभाई रुदाबाई वाला। और चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बीएस येदुरप्पा जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कैगा जनरेटिंग स्टेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर प्लांट ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अदरवाइज सेकंड वन इज द उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, बट इट इज not started by today, but Uttar Kannada district, that is also a name of district, but it is also a name of power plant related to the Kaga generating station. So you have to remember Kaga generating station, which lies in the Uttar Kannada district. Now tell me the national parks in the Karnataka. Yes, important national parks. Any one? Bandipur National Park, that is the very important national park. It can be asked in the exams. Banerghatta National Park, yes, that is important. Banerghatta. Kali Tiger Reserve, that is important tiger reserve of the Karnataka. Kali Tiger Reserve. And one is the Nagar Hole National Park. That is also important. If you remember anyone, then then tell me in comment box. Now next question, who chaired the 17th meeting of the India-Vietnam Joint Commission on Trade, Economic, Scientific and Technological Corporation? Now this is the India-Vietnam Joint Commission. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 50 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं हमारे दोनों कंट्रीज़ के जो बाइलेटरल रिलेशन हैं इंडिया और वियतनाम के। तो उसकी तैयारियों के लिए और कैसे बाइलेटरल रिलेशन और आगे बढ़ सकते हैं, तो 2022 में हम 50th मतलब गोल्डन जुबली जो है वो क्या कर रहे हैं, इंडिया वियतनाम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपने बताना है किसकी तरफ से, इंडिया की तरफ से वो जो है वो शेयर किया गया, या आप कह सकते हो किसने इस मीटिंग को जो है वो चेयर किया है। तो आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। 5 सेकंड का टाइम पीरियड मेरे ख्याल से देने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया वियतनाम की बात हो रही है तो बात हो रही है फॉरेन रिलेशन की, और अगर फॉरेन रिलेशन की बात हो रहे हैं तो आंसर आपके पास आएगा फॉरेन मिनिस्टर, और वो कौन है, श्री एस जयशंकर जी। श्री एस जयशंकर जी आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज़ द फॉरेन मिनिस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो वियतनाम के। तो उन्होंने इस दोनों को मीटिंग को प्रिजाइड किया है। ये इसलिए हुआ है ताकि 50th एनिवर्सरी ऑफ बाइलेटरल डिप्लोमेटिक टाइज उसका जायजा जो है वो लिया जा सके, और किस तरह से हम आगे पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखेंगे उसके बारे में जो है बात की गई है। नो इससे रिलेटेड न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि 36th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, एशियन इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 101% एशियन से आएगा ही आएगा, हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आपको मिल जाना है। तो एशियन की जो सबमिट हुई है उसका थीम क्या था, जो 36th एसोसिएशन एशियन की सबमिट हुई है, दैट इज द कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन, कि आगे बढ़ना है और सबसे ज़्यादा काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन बनेगी, एशियन बनेगी। और आपने याद रखना है एशियन की जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है, वो है प्राइम मिनिस्टर नगुएन जुआन, मतलब वियतनाम के पास है। ये आपने एशियन के लिए खास तौर से याद रखना है कि एशियन की जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है, वो है हमारे वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर के पास। मतलब वियतनाम कंट्री पूछेंगे आपसे तो वियतनाम आपने लगा देना है, अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर का नाम आप याद कर सकते हैं, नगुएन जुआन। मेन फोकस क्या है कि कोविड-19 के लिए हम उसके बाद जो सिचुएशन बनेगी उसको कैसे जो है वो रिकवरी कर सकते हैं, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी कैसे होगी, किस तरह से हमारा रिस्पॉन्स जो है वो कोविड के लिए होना चाहिए। नाउ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस के लिए आपने खास तौर से याद रखना है, मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ बताता हूँ कि साउथ ईस्ट नेशंस में जो है वो 10 नेशन हैं।
10 नेशन है, ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ये 10 कंट्रीज है, इसमें इंडिया नहीं है, आप देखोगे चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। लेकिन आप फिर ऐसे कौन कौन सी कंट्री याद करो कि कौन सी नहीं है, तो इससे अच्छा कि ये याद कर लें कौन सी है। लेकिन आपने इसमें एक बात याद रखनी है कि इंडिया की बाउंड्री जिन कंट्रीज के साथ टच हो रही है उनमें से सिर्फ एक ही कंट्री है जो इसका हिस्सा है, और वो आप देख सकते हो कौन सी है, और वो है म्यांमार। कौन सी है? म्यांमार। म्यांमार वो कंट्री है जो इंडिया की नेबरिंग में भी है और एशियन का हिस्सा भी है। क्लियर? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑब्जर्वर स्टेटस, मतलब जो कंट्री सिर्फ ऑब्जर्व कर सकती है, सुन सकती है, बोल सकती है लेकिन वोट नहीं कर सकती, वो कंट्री का स्टेटस कौन सी कंट्री के पास है एशियान में? वो एक ही कंट्री है जिसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। हेडक्वार्टर जो है वो इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। चेयरमैनशिप मैं पहले ही बता चुका हूँ वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर के पास है, और सेक्रेटरी जनरल एची दोतो लिम जोक हुई है। तो जस्ट आप एक दो बार इसको पढ़ोगे नाम को, आपको वैसे ही ऑप्शन से याद आ जाएगा। वियतनाम की कैपिटल हैनोई है। करेंसी जो है वो क्या है? वियतनामीज डोंग। आपको डोंग करके लिखा होगा ऑप्शन में, वियतनामीज नहीं आगे लिखा होगा, डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट वॉज डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो बाय इंडिपेंडेंट बॉडी द अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन? दिस अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन कम्स अंडर द WHO। ये तभी जो है वो सर्टिफाई कर सकते हैं जब WHO उनको कहेगा, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन WHO की परमिशन के साथ ही काम करते हैं। और आपने मुझे बताना है कि कौन से कॉन्टिनेंट को, इन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को ना कि कंट्री को डिक्लेयर किया है कि अब वो पोलियो फ्री हो चुका है, वाइल्ड पोलियो फ्री हो चुका है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। 5 सेकंड का टाइम पीरियड आपको दे रहा हूँ, फटाफट आंसर बताओगे क्या होगा इसका। हाँ जी, आंसर आ जाना चाहिए मेरे पास, क्या होगा फटाफट। और इसका आंसर हमारे पास आया है अफ्रीका। यस, जिनको सी सोचा था आंसर वो बिल्कुल सही है। अफ्रीका जो है वो अब वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो चुका है। इसके लिए कंडीशन होती है कि अगर 4 साल तक कोई भी केस ना आए तो हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं उनको, कोई भी बीमारी से जो है वो फ्री मूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी सिर्फ 2 कंट्रीज में जो है वो रह गया पोलियो वायरस, एक तो अफगानिस्तान में रह गया, एक पाकिस्तान में रह गया। तो दोनों ही हमारे नेबर्स हैं, आप देख सकते हो। और इसी के बीच में एक आप पिछली रिलेटेड न्यूज़ कर सकते हो मई महीने की, कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने चेयरमैनशिप जो है वो ली है। किसकी चेयरमैनशिप जो है वो उनको मिली है? ये मिली है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि हम किसी मिनिस्टर का नाम नहीं सोच सकते, हम कोई और बंदा सोचेंगे इसलिए। लेकिन इसका है जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वहीं WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी रहेंगे। WHO का टेड्रॉस आपको पता है, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? जिनेवा है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन के भी जो है वो आप हेडक्वार्टर जो है वो याद करते रहा करो ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ क्वेश्चन के बेस पे ही आपने याद रखना है, इसमें ऐसा बताने वाला कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कितना ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया है RBI ने 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का? तो आप मुझे बताओगे, क्योंकि जाएगा तो माइनस में ही, नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि कोविड-19 की प्रॉब्लम आ गई, पहले से ही हमारी इकॉनमी डाउन थी, ऊपर से कोविड-19 के कारण और डाउन हो गई है, तो ये जाएगा तो नेगेटिव में ही। आपने बताना है कितना नेगेटिव जाएगा। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, फटाफट आंसर बताओ मुझे, 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। और ज़्यादा सोचने वाला इसमें है नहीं, याद करने वाला प्रोसेस है। और आंसर क्या है? सी, दैट इज द -4.5% प्रेडिक्टेड बाय दी RBI। एनुअल रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये बताया है, तो आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च्ड ओमनी कलेक्ट? ये वर्ड आपने याद रखना है, ओमनी कलेक्ट, ए वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर बिजनेस टू ऑफर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। तो कौन से बैंक ने इसको स्टार्ट किया है कि एक ही चीज़ से आप मतलब कोई भी पेमेंट जो है वो कर सकते हो, लाइक गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास, किसी भी तरह से आप जो है वो पेमेंट कर सकते हो। ये किस बैंक ने जो है वो लॉन्च किया कि अगर उसको पेमेंट करना है तो उस तरह से जो है वो पेमेंट जो है वो कर सकते हो। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, फटाफट आंसर बताओगे क्या होगा। हाँ जी, 5 सेकंड का टाइम, और आंसर आपका जो है वो आ जाना चाहिए। और आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन, दैट इज HSBC इंडिया, मतलब हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन इंडिया ब्रांच, उन्होंने जो है वो इसको क्या किया है? सिलेक्ट किया है, दैट इज द ओमनी कलेक्ट। और आप देख सकते हो ताकि हर तरह की पेमेंट्स जो है वो क्या हो सके? कलेक्ट हो सके, अलग अलग डिजिटल मेथड जिनसे लोग पेमेंट करते हैं, तो हर तरह को अडेप्ट जो है वो कर सकें। इससे रिलेटेड न्यूज़ थी कि जो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक
रुपे कमर्शियल कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, SBM इन कैश रुपे बिजनेस कार्ड। SBM दैट इज द स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, उनके साथ मिलके जो है उन्होंने रुपे कार्ड जो है वो इशू किया है। ये यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो उनको ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसमें पहले से ही कुछ क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो इसमें दी हुई है। तो HSBC का हेडक्वार्टर इंडिया में मुंबई, और साथ ही साथ CEO इज द सुरेंद्र रोशन। नेक्स्ट न्यूज, विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड लिबर्टी सेविंग अकाउंट। नाउ दिस इज अनदर काइंड ऑफ इनिशिएटिव कि आजकल के यूथ जो हैं उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, खास करके कोविड-19 के कारण। तो उनको अगर कोई बीमारी हो जाती है या कोरोना के कारण वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनको किसी भी तरह के पैसे की ज़रूरत है, तो लिबर्टी सेविंग अकाउंट जो है वो उनके लिए है, वो पैसे को यूज़ कर सकते हैं। आपने ये बताना है कि कौन से बैंक ने जो है ये सेविंग अकाउंट जो है वो स्टार्ट किया, जिसका नाम है लिबर्टी सेविंग अकाउंट। हाँ जी, तो आपके पास 4 ऑप्शंस, फिर से ऑप्शंस तो आपको 4 ही मिलेंगी, 4 से ज़्यादा जो है वो आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आपने मुझे बताना है 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर, और 5 सेकंड में 3 सेकंड निकल चुके थे, आपने आंसर बता दिया। और आंसर क्या है, एक्सिस बैंक। जिन्होंने एक्सिस बैंक सोचा है वो बिल्कुल सही हैं, और उन्हीं के पेपर जो है वो क्लियर होने वाले हैं। तो आप देखो, एक्सिस बैंक लिबर्टी सेविंग अकाउंट यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये कितने रुपए देंगे, 20,000 पर ईयर के हिसाब से आपका इंश्योरेंस कवर करेंगे। ये हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर होगा, जिसमें इसमें हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को कवर किया जाएगा। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कि जो कोविड के कारण जो है वो ऐसा अकाउंट फैसिलिटी जो है वो आपको दी जा रही है। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है कि ये 35 साल से नीचे नीचे युवा होने चाहिए, मतलब ये यंग एज के लिए जो है वो क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। एक्सिस बैंक वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, MD एंड CEO इज अमिताभ चौधरी। इट कैन बी आस्क्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। टैगलाइन इज बढ़ती का नाम है जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। नाउ नेक्स्ट, ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड एंटर्ड इनटू ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक एनर्जीज के रिलेटेड ग्रीनको कंपनी है, उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है किस कंपनी के साथ, ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी पावर सप्लाई को और बढ़ा सके, एनर्जी स्टोरेज को और बढ़ा सके। तो उन्होंने किसके साथ साइन किया, कोई रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कोल हो गया, या हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाना होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमने 175 गीगावाट जो है वो हमने 2022 तक बना लेनी है एनर्जी, मतलब इतनी क्लीन एनर्जी जो है वो हमने जनरेट करनी है। और साथ ही साथ 450 गीगावाट जो है वो हमने 2030 तक जो है वो जनरेट कर लेनी है। ये टारगेट है हमारी गवर्नमेंट के अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम कि हमने इस चीज़ को क्या कर लेना है, अचीव। तो आपने मुझे बताना है ये पैक्ट जो है वो किसके साथ हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। एंड आपके पास 4 ऑप्शन है, आप मुझे आंसर बताओगे विद इन 5 सेकेंड्स। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। तो हाँ जी, किसके साथ होगा, मुझे पता है मैक्सिमम आंसर जो है वो बच्चे क्या लगाएंगे, मैक्सिमम आंसर आपने लगाना है बोथ A एंड C, लेकिन बोथ A एंड C तो भाई गलत है आंसर। आंसर आपका बोथ एंड सी नहीं है, आंसर क्या है, ए, NTPC विद्युत व्यापार निगम, इनके साथ जो है ये पैक्ट क्या हुआ है, साइन हुआ। आप देख सकते हो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ ग्रीनको का ये प्रोजेक्ट साइन हुआ है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। तो मैं पहले बता चुका हूँ किसके लिए है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेवलप कर सकें, और हम ऐसी पावर सप्लाई जनरेट कर सकें जो राउंड द क्लॉक सबको मिलेगी, और अपने हिसाब से जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे रीसेंट रिलेटेड न्यूज़ 2 हैं कि NTPC और ONGC का भी टाई अप हुआ है, किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और दूसरा NTPC और CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हुआ है, तो पोल्यूशन आ गया तो किसके लिए होगा, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए ये साइन तो हुआ है। तो अपने याद रखना है दोनों चीज़ें। और NTPC विद्युत व्यापार निगम हेडक्वार्टर आपको पता ही है दिल्ली, CEO याद करने की जरूरत नहीं, मोहित बरगवा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द पिक्चर, पिक्चर से आप इसको सीखोगे कि क्या होगा इसका आंसर, और मुझे बताओगे कि क्या होगा। हाँ जी, NLC इंडिया, दैट इज़ द नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। जो नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है, उन्होंने अवार्ड जीता है, कौन सा, स्वच्छता ही सेवा अवार्ड जो है वो जीता है, क्योंकि इन्होंने एक नवेली टाउनशिप बनाया है। नवेली टाउनशिप जो है वो प्लास्टिक फ्री है, क्लीन एंड ग्रीन कैंपस है, जिसके कारण इनको स्वच्छता ही सेवा का अवार्ड जो है वो दिया गया है। और NLC जो है वो कहाँ पे है, चेन्नई। और ये कोल की जो है वो कॉरपोरेशन है, आपने याद रखना है, लिग्नाइट दैट्स इज ए क्वालिटी ऑफ द कोल। कोल जो की सबसे पुअर क्वालिटी इज पीट, फिर लिग्नाइट, देन इज बिटुमिनस, एंड लास्ट वन इज द एंथ्रासाइट, मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल इज एंथ्रासाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड द वेंडर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम। ये एक सबसे अच्छा सिस्टम जो निकाला है, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा। वेंडर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम टू इस्टेब्लिश ए ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस रेटिंग सिस्टम फॉर इट्स कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर एंड कंसेशनरीज। मतलब अगर आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ ये रिलेटेड है कि कोई भी आप शिकायत करते रहते हो कि ये रोड कितना टाइम हो गया बनी नहीं है, बहुत टाइम हो गया ये चल रहा है प्रोजेक्ट, पूरा ही नहीं हो पा रहा, 5-5 साल 10-10 साल जो है वो लटक जाता है। तो अब इसमें एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया, वेंडर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम, कि जो भी उसको बना रहा है रोड को, जो वेंडर है उसका, तो उसकी इवेल्युएशन की जाएगी। वो बताएगा कि मेरा प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना रह चुका है, कितना टाइम लगेगा, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा और फिर वेंडर की रेटिंग की जाएगी। अगर वो जल्दी काम पूरा कर देता है तो उसकी रेटिंग बाय डिफॉल्ट क्या होगी, अच्छी होगी, तो उसको ज़्यादा काम मिलेगा। तो अगर वेंडर को लगता है कि ये रेटिंग मुझे अच्छी नहीं दी गई है तो वो इसके लिए अपील भी कर सकता है। इसके लिए एप्लीट अथॉरिटी जो है वो बनाई गई है। तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया है। तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम और डिफेंस तो इसमें खत्म हो जाते हैं। तो या तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होगा या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा। तो आंसर जो है वो मेरे ख्याल से आप अगर तुक्का भी लगाओगे तब भी आपका सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा, नहाई। यस, आंसर क्या है आपके पास, नहाई। इन्होंने ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया है। मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूँ कि इसमें क्या है। ये पोर्टल बेस्ड ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑनलाइन नहीं होगा जो भी होगा। इसमें सेल्फ असेसमेंट करेंगे वेंडर्स, देखेंगे कि कितना काम पूरा है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखेंगे कि भाई कितने टाइम में ये काम जो है पूरा हो सकता है। इसमें वेंडर की रेटिंग की जाएगी, अलग अलग लेवल पे देखा जाएगा, और अगर वेंडर को लगता है कि गलत रेटिंग की गई है तो उसके अगेंस्ट जो है वो अपील भी कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि इसी तरह का पोर्टल जो है वो एक स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा, दैट इज किरण रिजिजू जी जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं उनके द्वारा, दैट इज द नाडा इंडिया। इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कौन से ड्रग्स जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, कौन से ड्रग्स को यूज़ नहीं करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है ताकि एंटी डोपिंग जो कैंपेन है वो आगे बढ़ सके। नहाई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नहाई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन आपके पूछा जा सकता है, सुखबीर सिंह संधू जी जो आईएएस ऑफिसर है उनको जो है वो चेयरमैन लगाया गया है नहाई का। नेक्स्ट न्यूज़, अगेन पिक्चर से आप सीखोगे इसको, और नाम है इनका पौलमी घातक। पौलमी घटक जी जो हैं वो बेसिकली रिटायर हो चुकी हैं टेबल टेनिस से। ये 7 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। इन्होंने बहुत ही यंग एज में जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था सिडनी ओलंपिक्स में। 2000 में ये सिडनी ओलंपिक्स हुई थी, तब इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं 2006 की कॉमनवेल्थ जो कि मैनबॉल में हुई थी, और न्यू दिल्ली वाली जो 2010 में हुई थी उसमें ये सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। तो ब्रॉन्ज से अपडेट हो गया सिल्वर। अब ये फोकस करना चाहती हैं कोचिंग के ऊपर, तो कोचिंग देना चाहती हैं। तो अब नाम याद रखियो, दैट इज द पौलोमी घातक। नेक्स्ट, who wrote Cricket Drona, a book on one of the India's most renowned cricket coaches, वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे। अगर आप इनकी फ़ोटो देखोगे तो आप जरूर पहचान पाओगे, क्योंकि नाम से ऐसा आप नहीं पहचान पाओगे। मैं आपको फ़ोटो भी दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे बताओ उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, किसने लिखी है? जतिन प्रांजपे जी जो कि इन्हीं के बेटे हैं, आनंद वसु जी, अरविंद अडिगा, या बोथ ए एंड बी। फटाफट आंसर देखो, 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ। आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी, फटाफट आंसर आप मुझे दोगे। और आंसर इसका क्या है? बोथ ए एंड बी। मतलब उनके बेटे जतिन प्रांजपे और आनंद वासु जी ने इनको लिखा है। तो आप देख सकते हो फोटो यहाँ पे, आपने इनको जरूर देखा होगा। और सचिन तेंदुलकर हो गए, हमारे पास गावस्कर जी हो गए, सुनील गावस्कर जी, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा जी, इन्होंने भी इस बुक के अंदर अपने जो एक्सपीरियंस है इनके साथ वो जो है वो साथ में लिखे हैं। तो आपने याद रखना क्रिकेट द्रोना जो है वो किसके ऊपर बुक जो है वो लिखी गई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है वसुन प्रांजपे जी। और इवन कुछ ऐसे जो कि इनके बारे में है, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर जी, वो भी इसमें लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आ गया वर्ल्ड वाटर वीक 2020। तो इसमें आपने डेट्स याद रखनी है, 24 से लेकर 28 अगस्त तक वर्ल्ड वाटर वीक 2020 जो है वो मनाया जा रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? वाटर स्कैसिटी है, ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और वर्ल्ड वाटर वीक जो है 24 से 28 अगस्त के बीच में मनाया जाएगा। और आपने याद रखना है पहली बार जो है वो 1991 में इसको मनाया गया था,
और ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे होगा, स्टॉकहोम। तो आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर के पास और भी बहुत से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के। तो विच स्टेट गवर्नमेंट है साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी स्टेट गवर्नमेंट ने एक पैक्ट साइन किया है एक कंपनी है जिसका नाम क्या है M3M फाउंडेशन, ताकि वो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्रिपरेशन, उनकी ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग के लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवा सकें। ये एक प्राइवेट कंपनी है M3M फाउंडेशन, और ये ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की जो पोस्ट हैं उनके लिए ये कोचिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आपने बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव जो है अभी स्टार्ट किया गया है। तो 5 सेकेंड का आपके पास टाइम है, फटाफट जो है वो आप मुझे इसका आंसर बताओगे क्या होगा। हाँ जी, फटाफट इसका आंसर आ जाना चाहिए, और आपके 5 सेकेंड यहाँ पे हो रहे हैं खत्म। हाँ जी, आंसर क्या है इसका, डी ऑप्शन, दैट इज द हरियाणा। और आप देख सकते हो यहाँ पे हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी और M3M फाउंडेशन के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट का टारगेट है कि 1 लाख कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करनी है, चाहे वो अपनी स्टेट के अंदर प्रोवाइड करें चाहे दूसरी स्टेट के एग्जाम दें। अगले 2 सालों के अंदर 1 लाख कैंडिडेट्स को हमने गवर्नमेंट जॉब्स दे देनी है। और ये पैक्ट M3M फाउंडेशन के साथ 18 महीने के लिए साइन हुआ है। पहले फेज में वो 50 ईयर कैंडिडेट्स को चुनेंगे, उनके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए कि पिछले एग्जाम्स में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो इसमें जो M3M फाउंडेशन है वो फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि कौन से कैंडिडेट जो है वो सुटेबल हैं, जिनको जॉब जो है वो दिलवाई जा सकती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच प्लेयर हैज बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर इन हिस्ट्री टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स। तो ये आपने बताना है कि पहला फास्ट बॉलर पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने 600 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। ये टेस्ट विकेट्स की बात हो रही है, वनडे विकेट्स की बात जो है वो नहीं हो रही है। 600 टेस्ट विकेट्स, क्योंकि अगर आप स्पिनर्स की बात करोगे तो उसमें मुथैया मुरलीधरन हैं, उन्होंने 800 विकेट्स ली थी। और शेन वॉन हैं, शेन वॉन ने जो है वो 708 विकेट्स ली थी। और अनिल कुंबले जी हैं, उन्होंने 619 विकेट्स ली थी। इंडिया की तरफ से एकमात्र बॉलर जो 600 से ऊपर है, 619 विकेट्स। लेकिन फर्स्ट फास्ट बॉलर कौन है जिसने टेस्ट विकेट, क्योंकि ये तीनों के तीनों स्पिनर थे। तो ऑप्शन है आपके पास 4 और 5 सेकंड के अंदर आपने आंसर देना है, और एक एक सेकंड आपको एक एक ऑप्शन रिवाइज करने के लिए देते हैं, और 1 सेकंड आपको सोचने के लिए। और आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ए ऑप्शन, दैट इज जेम्स एंडरसन। ये जो है वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और 600 विकेट्स लेने वाले, टेस्ट विकेट्स लेने वाले जो पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स आज के कंप्लीट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको सारे के सारे करंट अफेयर याद भी हो गए होंगे, समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट किसी भी तरह का रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो दे सकते हो, क्योंकि मैं हर कमेंट को जो है वो ध्यान से पढ़ता हूँ, और उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं अगर वो इम्प्लीमेंट करने के लिए है। और अफेयर्स क्लाउड PDF का ये वादा है आपसे कि ये आपके कॉन्फिडेंस को हर रोज़ जो है वो क्या करता है, बूस्ट करता है। और ये हमारी 100% गारंटी है कि आपके पेपर में कोई भी करंट अफेयर जो है वो हमसे बाहर नहीं आ सकता। मतलब हम हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी न्यूज़ के ऊपर फोकस करते हैं, और ये अफेयर्स क्लाउड की ही स्ट्रेंथ है कि इतने बच्चे जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें आपकी सपोर्ट और चाहिए। इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक्स जो है वो गाइस चाहिए, तभी जो है वो हम और तरह की वीडियोज़ आपके सामने लेके आ सकते हैं। Thank you for watching this video.